Hello friends, now let's see the effect of repeal. What is the meaning of repeal? सबसे पहले तो repeal क्या है ये हमको जानना है, इसके बाद हम देखेंगे what is its effect. तो repeal का क्या मतलब है? repeal का मतलब है to obliterate, हटा देना, पूरी तरह से हटा देना, निस्तनाबूद कर देना. ठीक है, मीन्स कोई एक्ट को हटा दिया, उसको खत्म कर दिया, इसको हम बोलेंगे रिपील. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जब कंपनीज एक्ट लगा, कंपनीज एक्ट 2013, तो आपका कंपनीज एक्ट 1956 जो था ये रिपील हो गया. ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया. और एग्जांपल ले सकते हैं आप, जब आपका जीएसटी एक्ट लगा, सीजीएसटी एसजीएसटी, तो जैसे ही जीएसटी एक्ट लगा तो आपके पुराने सर्विस टैक्स खत्म हो गया. ठीक है, तो सर्विस टैक्स लॉ हैज बीन रिपील्ड. अब मैं इसको एक्ट नहीं बोल रहा हूं सर्विस टैक्स को, वो खैर अभी अपना डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, तो मैं अभी सर्विस टैक्स पे नहीं जाता. ठीक है, या पुराने वैट एक्ट होते थे, जैसे महाराष्ट्र है तो एम वैट एक्ट होता था, सीएसटी एक्ट होता था, तो ये सब रिपील कर लिए गए. तो वैट हो गए, सीएसटी हो गए, एक्साइज हो गए, ये सब रिपील कर दिए गए और लाया क्या गया, सीजीएसटी एक्ट. ठीक है, सीजीएसटी एसजीएसटी ये सब लाए गए, आईजीएसटी यूटीजीएसटी पता है आपको, एनजीएसटी कॉम्पेंसेशन टू स्टेट्स एक्ट. ठीक है, तो रिपील कर देने का क्या मतलब है? रिपील कर देने का मतलब है पुराने जो चीजें थी वो खत्म कर दी गई. अब यहां पे जब कोई एक्ट रिपील हो जाता है, सबसे पहले तो ध्यान रखो, रिपील इज नॉट इक्वल टू डिलीशन. रिपील करने का क्या मतलब है? रिपील करने का मतलब है हम मान लेंगे इट नेवर एग्जिस्टेड. तो रिपील का मतलब है हम मान लेंगे इट नेवर एग्जिस्टेड. और डिलीशन का क्या मतलब है? डिलीशन का मतलब है हम मानेंगे इट वॉज इन एग्जिस्टेंस, ये था. एग्जाम्पल से देता हूं, एग्जाम्पल से देखेंगे. जैसे समझो कंपनीज एक्ट 2013 लग गया और इसके पहले का 1956 का एक्ट रिपील हो गया. अब पता लगता है कि मैंने यहां पे कहीं 2011 में कोई फ्रॉड किया था. अब यहां पे 2011 का फ्रॉड छपड़ा कब? छपड़ना है ना, मिलना. तो ये छपड़ा समझो 2020 में, 2020 में ये छपड़ में आया. तो ऐसे केसेस में इसके ऊपर कौन सा एक्ट लगेगा? क्या इसके ऊपर 1956 के एक्ट के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी या 2013 के एक्ट के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी? 2013 का एक्ट यहाँ पे लागू हो चुका है, तो जाहिर सी बात है 2013 के एक्ट के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी. तो क्यों 1956 का एक्ट क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि इट वाज रिपील्ड. जैसे ही रिपील हो गया तो हम मान लेंगे कि ये कभी था ही नहीं. यहाँ पे 2011 के इस पे भी फिर पेनल्टी किसके हिसाब से लगेगी? न्यू एक्ट के हिसाब से. ठीक है, तो ये मतलब होता है रिपील का. डिलीशन में ऐसा नहीं होता. डिलीशन में क्या होगा? डिलीशन में अगर आपने कोई चीज डिलीट कर दी है तो भी इसके पहले तक के वो थी, यानी ये चीज छपड़ेगी और डिलीशन हुआ है तो इसमें क्या होगा, तो डिलीशन होने के पहले जो प्रावधान थे वो लगेंगे. ठीक है, तो ये फर्क आता है रिपील में. रिपील में मान लिया जाता है वो था ही नहीं, अब आपको नया ही कानून ध्यान रखना है, पुराना खत्म हो चुका. ठीक है, ये एक खास फर्क पड़ता है रिपील का. रिपील से क्या होगा और क्या नहीं होगा इसको अपन एक एग्जाम्पल से देखते हैं. जैसे कि समझो कंपनीज एक्ट रिपील हो गया, तो पहली चीज है इससे कोई भी चीज ऐसी चालू नहीं हो जाएगी जो पहले नहीं होती थी. फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट 2013 लग गया, इसके पहले तक लगता था 1956 का एक्ट. यहां पे आ गया सीएसआर का टॉपिक, सीएसआर कंपलसरी हो गया. क्या 1956 के एक्ट में कंपलसरी था सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो आंसर है नहीं, वहां तो नहीं था ऐसा कोई कंसेप्ट. तो क्या हम कोई कंपनी को बोल सकते हैं क्या कि यहां पे तुमने सीएसआर का कंसेप्ट क्यों नहीं फॉलो किया था? तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? तो नहीं. तो देखो वैसे तो पूरा नया एक्ट लग जाता है, इसीलिए ये जो 5 एक्सेप्शन हम पढ़ने वाले 5 पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है. ये 5 पॉइंट पे आपको क्वेश्चन आएगा सेक्शन नंबर 6, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिपील. तो रिपील से पूरा एक्ट वैसे तो खत्म हो जाता है, बट कुछ 5 चीजें आपको ध्यान रखना है. पहली चीज है ये, एग्जाम्पल से ध्यान रखो, सीएसआर. तो रिपील से कोई पहले की चीज जो एग्जिस्ट नहीं हो रही थी वो चीज पूरी करने नहीं बोला जा सकता. ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है. अब मैं वर्डिंग्स के साथ आपको बता देता हूं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए. ध्यान रखो यहाँ वर्डिंग्स थोड़ी सी
टेक्निकल है, बट आपको ये पढ़ना है, बार बार पढ़ोगे आप तो आपको ये याद रहेगा, समझ तो जाएगा अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको याद रखने के लिए क्या है, तो आपको इसको रिवाइज करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो सेक्शन 6 एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपको इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो पहले वही बोला है, वेयर एनी सेंट्रल लेजिस्लेशन और एनी रूल हैव बीन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट रिपील्स एनी एक्ट मेड और येट टू बी मेड, येट टू बी मेड इसीलिए क्योंकि जब ये एक्ट लगा तो इसके बाद में भी एक्ट बनेंगे, तो वो वाले, अनलेस अनदर पर्पस एग्जिस्ट, इसके विपरीत अगर कोई इंटेंशन है तो फिर वो जीवित रहेगा। तो ये भी अपन देखेंगे 6A में पता लगता है ये कि ये इसका क्या मतलब है, अनलेस अनदर पर्पस एग्जिस्ट, तो इसका मतलब समझ में आता है अपने को 6A वाला सेक्शन में। द रिपील शैल नॉट, ध्यान रखो बार बार आपको ये पढ़ना है, रिपील शैल नॉट क्या नहीं करेगा रिपील, रिवाइव एनीथिंग नॉट एनफोर्स, जो चालू नहीं था उसको चालू नहीं कर देगा। सीएसआर का कंसेप्ट क्या 2013 के पहले चालू था, नहीं था, तो उसको चालू नहीं कर देगा। पहले वाली कंपनीज को पहले जो हो चुका है उसके लिए सीएसआर फॉलो क्यों नहीं किया, ये नहीं बोला जा सकता। ये सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, तो ध्यान रखो ये समझने में भी दिक्कत जाती है, समझाने में भी कई लोगों को दिक्कत जाती है, बट आप यहाँ पे जब पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं जाएगी, क्योंकि हमने पूरा डिटेल में कंसेप्ट समझ समझ के पढ़ा है। आपको अगर याद होगा तो कंपनीज एक्ट में भी मैंने आपको हर चीज बताया हूं, क्या था क्या नहीं था, तो ये सब डिटेल में हमने पढ़ा है, इसीलिए आपको यहाँ दिक्कत नहीं जाएगी। तो क्या बोला है, शेल नॉट रिवाइव, पहला वर्ड है शेल नॉट रिवाइव, कुछ चीज जीवित नहीं करेगा, नॉट एनफोर्स, एग्जाम्पल लिख के रख सकते हैं आप, जैसे सीएसआर, और प्रिवेल ड्यूरिंग द पीरियड एट विच द रिपील इज इफेक्टेड, तो रिपील के बाद वो चीजें आई है, रिपील हुआ और नया एक्ट आया, तो रिपील के पहले के लिए ये रूल नहीं लगेंगे। ठीक है, दूसरा, शेल नॉट अफेक्ट द प्रायर मैनेजमेंट, देखो एक एक वर्ड बता रहा हूं मैं, प्रायर मैनेजमेंट, तो पहले का जो मैनेजमेंट चलता था, जिस प्रकार से मैनेज किया जाता था, वो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे पहले केस में हो सकता है कि रजिस्ट्रार के बदले कोई और अथॉरिटी रही होगी, हो सकता है रीजनल डायरेक्टर की जगह कोई और अथॉरिटी रहेगी, तो उसने कोई कार्य कर दिया है तो वो वैलिड है। हम अब ये नहीं बोलेंगे कि नहीं ये तो पुराने इसके हिसाब से था, तो इसके पहले का जो मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट जो हो चुका है, मैनेजमेंट का क्या मतलब है, जो मैनेजमेंट जो काम करने का तरीका होता है, जो मैनेज करते हैं, जैसे रजिस्ट्रार्स हो गए, जैसे पहले के इसमें ऑफिशियल लिक्विडेटर्स वगैरह हुआ करते थे, तो उन्होंने कुछ लिक्विडेशन की प्रोसेस कर ली है, तो क्या वो वैलिड रहेगी, तो आंसर है हाँ। इवन इफ ये तारीख को हम अब मान क्या रहे कि 1956 का एक्ट कभी था ही नहीं, बट ये कुछ 5 चीजों के लिए माना जाएगा कि नहीं, ये 5 चीजों के लिए ये एक्ट वैलिड था, ये एक्ट जीवित था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वर्ड्स पढ़ने को बहुत अच्छे से मिलते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 6 में आपको एक्चुअल इंटरप्रिटेशन समझता है, तो ये एक्ट इंटरप्रीट करना सिखा रहा है, बट सबसे ज्यादा मुश्किल तो ये खुद इस एक्ट को इंटरप्रीट करना है। तो ये देखो कितनी अच्छी बात है कि आप ये एक्ट से बहुत अच्छे से इंटरप्रिटेशन सीखते हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या बोल रहा है, इट शुड नॉट अफेक्ट द प्रायर मैनेजमेंट, पहली चीज क्या बोल दिया, इट शुड नॉट एनफोर्स एनीथिंग, जो कि कुछ रिवाइव नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट रिवाइव एनीथिंग। ठीक है, इट शुड नॉट अफेक्ट द प्रायर मैनेजमेंट, प्रायर मैनेजमेंट यानी पहले जो हो चुका है, पहले जैसे समझो पुराने एक्ट में कमिश्नर को कोई पावर रहे होंगे, समझो अपन बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट, समझो बदल गया, अभी बदला नहीं, आगे बदलने वाला है, इनकम टैक्स एक्ट की जगह डीटीसी आने वाला है, डीटीसी यानी जिसकी बसेस चलती है, नहीं वो नहीं, डीटीसी यानी डायरेक्ट टैक्स कोड, वो आने वाला है। तो जब डायरेक्ट टैक्स कोड आ जाएगा, तो क्या अभी जो भी कार्य हो रहे हैं ये सब इनवैलिड हो जाएंगे क्या, तो नहीं, तो रिपील से प्रायर मैनेजमेंट इफेक्ट नहीं होगा, प्रायर मैनेजमेंट को अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो पहले जो हो चुका है, कमिश्नर ने जैसे को कोई कंपनी को कोई डिसीजन दिया होगा, डिसीजन पास किया होगा कंपनी के ऊपर, या कमिश्नर ने कोई एक कंपनी को या कोई एक फर्म को या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन को एक ट्रस्ट का दर्जा दिया होगा, चैरिटेबल ट्रस्ट का, तो ऐसे केसेस में वो भी चालू रहेगा, वो खत्म नहीं हो जाएगा। तो प्रायर मैनेजमेंट जो हो चुका है दैट इज परफेक्टली वैलिड। ठीक है, तो ये दूसरी चीज बताता है सेक्शन नंबर 6। तो रिपील से वैसे क्या होता है, वैसे मान लिया जाता है इट नेवर एग्जिस्टेड, बट ये 5 चीजों के लिए रिपील के बाद भी ये चीज चालू रहेगी। ठीक है, फिर तीसरी चीज क्या बोला है, इट शुड नॉट अफेक्ट एनी क्लेम, कोई क्लेम है, कोई प्रिविलेज है, इस पे भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो पहला ही पॉइंट सिर्फ रिवाइव करने का है, बाकी चारों पॉइंट एक्से इसकी है, चेंज करने के, अफेक्ट करने के, तो पहला ही रिवाइव करने का है।
और ये सब जगह वर्ड क्या है, शेल नॉट रिवाइव, पूरा लिखना चाहिए। तो शेल नॉट रिवाइव, और शेल नॉट अफेक्ट, ठीक है। बाकी सब विल नॉट अफेक्ट लिखा है, तो पहले इसमें ही सिर्फ शेल नॉट रिवाइव दिया है, तो शेल नॉट रिवाइव, ठीक है। तो शेल नॉट रिवाइव एनीथिंग दैट हैज बीन डन, तो रिवाइव नहीं करेगा कोई भी चीज। अच्छे से पूरा लिखो, आप गड़बड़ करोगे नहीं तो। ठीक है, तो ऐसा है। तो शेल नॉट रिवाइव पहले वर्ड बोला है, दूसरा बोला है शेल नॉट अफेक्ट द प्रायर मैनेजमेंट ऑफ एनी लेजिस्लेशन दैट इज रिपील्ड और एनीथिंग परफॉर्म्ड और अंडरगॉन, जो हो चुका है हो चुका। फिर शेल नॉट अफेक्ट एनी क्लेम, प्रिविलेज और रेस्पॉन्सिबिलिटी और डेट ऑब्टेन्ड, ensured और sustained under any legislation so repealed। समझो, पुराने एक्ट के तहत मेरे को कोई पैसा मिल गया, समझो कोई मैंने क्लेम किया था ऑन द कंपनी, और मेरे को कंपनी से वो क्लेम मिल गया। कोई भी क्लेम हो सकता है, समझो इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी से मैंने क्लेम कर लिया, या समझो कोई मैं डेटर हूं, मेरे को किसी से क्लेम करना था कंपनी से, मैंने यहाँ पे क्लेम कर चुका हूं, या कोई डेट था, वो डेट मैंने क्लेम कर चुका हूं, दोनों होगा, ये राइट्स और लाइबिलिटीज दोनों को लगेगा, कोई क्लेम कर चुका या कुछ चीज दे चुका हूं। तो क्या मेरे को वापस करना पड़ेगा क्या, समझो मेरा पैसा लेने का अधिकार था, तो दोनों हो सकता है, डेटर भी हो सकता है, क्रेडिटर भी हो सकता है। तो हो सकता है मेरे को पैसा लेने का अधिकार था, तो मैं क्रेडिटर था, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, अगर मैं क्रेडिटर हूं तो मेरे को पैसा लेना था, मैंने पैसा ले चुका, तो क्या ये इनवैलिड हो जाएगा क्या, तो नहीं, मैंने जो पैसा ले चुका हूं दैट वाज परफेक्टली वैलिड, ठीक है। या मेरे को पैसा देना था, मैं डेटर था, तो मेरे को पैसा देना था, तो मैंने पैसा दे चुका था, तो क्या मैं वापस क्लेम कर लूंगा क्या वो पैसा, तो नहीं। तो इट शुड नॉट अफेक्ट एनी क्लेम और डेट, ठीक है, दोनों चीज लिखा है इसमें, तो नॉट अफेक्ट एनी क्लेम और डेट, ठीक है। तीसरी चीज, ठीक है, बाकी भी दिया है, प्रिविलेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब, ठीक है। शेल नॉट अफेक्ट, यहां हर जगह अफेक्ट दिख रहा है, लेकिन ये नॉट हर जगह आपको साथ में पढ़ना है। शेल नॉट अफेक्ट एनी पनिशमेंट, मैंने समझो कंपनी का मैं डायरेक्टर था, मैंने प्रोस्पेक्टस इशू किया था और प्रोस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट था, तो मेरे ऊपर पनिशमेंट लगी थी अंडर सेक्शन 34 एंड 35 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो 34 35 तो न्यू एक्ट हो गया, पुराने एक्ट के सेक्शंस के हिसाब से मेरे ऊपर समझो पनिशमेंट लगी थी। तो मेरे ऊपर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस की जो पनिशमेंट लगी थी, उसके लिए मेरे को समझो 5 करोड़ रुपए पे करना पड़ा था, क्या मैं वो 5 करोड़ वापस मांग लूंगा क्या, तो नहीं। तो वही चीज यहां बताइए, शेल नॉट अफेक्ट एनी पनिशमेंट, पनिशमेंट पे भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए। पेनल्टी, ठीक है, दोनों में फर्क क्या है, ये वाले थर्ड पॉइंट में सिविल लाइबिलिटीज कवर हो रही है, और फोर्थ पॉइंट में क्रिमिनल लाइबिलिटीज कवर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सिविल लाइबिलिटीज यानी रिकवरी वगैरह वाली, और यहाँ पे इवन क्रिमिनल भी कवर हो जाती है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट कंपेंसेटरी नेचर की चीजें कवर करता है, फोर्थ पॉइंट पिनल नेचर की चीजें भी कवर कर लेता है, ठीक है। फर्स्ट जो कुछ चीज रिवाइव नहीं करेगा, सेकंड मैनेजमेंट कवर करता है, थर्ड सिविल नेचर के, फोर्थ क्रिमिनल नेचर के कवर करता है, और जो फिफ्थ पॉइंट है वो इंक्वायरी को, इंक्वायरीज से डील करता है। लिख देता हूं मैं पहले, फिफ्थ पॉइंट बोलता है शेल नॉट अफेक्ट एनी इंक्वायरी, पूरा लिखना चाहिए मैं भी गड़बड़ कर रहा हूं बार बार, तो लिख लो, शेल नॉट अफेक्ट एनी इंक्वायरी। पूछताछ, मेरे से पिछले कंपनीज एक्ट के तहत कुछ पूछताछ की गई थी, क्या वो वैलिड रहेगी, आंसर है हाँ, वो मेरे आगे के लिए भी वैलिड रहेगी, ठीक है। तो क्या क्या चीज नहीं करेगा रिवाइव, क्या क्या चीज नहीं करेगा रिपील, तो रिपील क्या नहीं करेगा, इट विल नॉट रिवाइव एनीथिंग विच वॉज नॉट एनफोर्स्ड एट द टाइम ऑफ रिवाइवल, सॉरी रिपील। फिर वैसे ही इट शेल नॉट अफेक्ट द प्रायर मैनेजमेंट, पहले का जो मैनेजमेंट जैसा चलता था वो वैलिड रहेगा। पहले जैसे मैंने जीएसटी का आने के पहले मेरे को वैट लगता था, वैट में मेरी कोई मेरी कोई मैनेजमेंट से कोई समझो मेरा
असेसमेंट हुआ था, वो असेसमेंट मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो दैट विल बी वैलिड। ठीक है, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अपन ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं वो तो जीएसटी ऑफिसर थोड़ी है, उस टाइम जीएसटी ऑफिसर होते ही नहीं थे, उस टाइम वैट चलता था, तो वैट में मेरा जो असेसमेंट कंप्लीट हुआ है दैट इज परफेक्टली वैलिड। ठीक है, अलग अलग एग्जांपल्स इसीलिए दे रहा हूं ताकि आपको एक या दूसरे कोई ना कोई एग्जांपल से याद रहे। तीसरा था इट शुड नॉट अफेक्ट एनी क्लेम और डेट वगैरह या प्रिविलेज वगैरह, इस पे भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्लेम भी और डेट भी। ठीक है, इट शुड नॉट अफेक्ट एनी पेनल्टी पनिशमेंट जो ऑलरेडी मिल चुकी है पुराने एक्ट में। मैं ये नहीं बोल सकता अरे वो मेरे को तुमने 3 साल की सजा किए थे पिछले एक्ट के हिसाब से, अब पिछला एक्ट खत्म हो गया तो इट नेवर एग्जिस्टेड, तो चलो मेरी 3 साल की सजा वापस करो। तो ये कर सकते क्या? तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो हो चुका है वो हो चुका। ठीक है, ये 5 चीज, सिर्फ 5 चीज, बाकी नई चीजें कुछ नहीं हो सकती। अब मान लेंगे कि इट नेवर एग्जिस्टेड, सिर्फ ये 5 चीज आपको ध्यान रखना है, और ये 5 चीज पे आपको क्वेश्चन आएगा, आपको 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क आपको ये 5 पॉइंट लिखने पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वर्ड्स सीखने मिलते हैं। तो देखो एक बार पढ़ लो, फिर से मैं पूरा पढ़ के बताता हूँ आपको रीड करके। So where any central legislation or any regulation made after the commencement of this act repeals any act made or yet to be made, unless another purpose exists, the repeal shall not revive anything not enforced or prevailed during the period at which the repeal is effected. Example CSR. Or shall not affect the prior management of any legislation that is repealed or anything performed or undergone. जो हो चुका है, for example assessment under वैट, बाद में जीएसटी आ गया, लेकिन वैट का जो असेसमेंट हो चुका था जिसमें मेरे को पैसा देना पड़ चुका था, तो वो कंप्लीट हो चुका। वैसे ही शेल नॉट अफेक्ट एनी क्लेम प्रिविलेजेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेट्स, तो ये फॉर एग्जांपल डेटर क्रेडिटर, उनके अधिकार, obtained, ensured or sustained under any legislation so repealed, or shall not affect any punishment, forfeiture, penalty, ये सब कैसे हैं? क्रिमिनल नेचर के दिख रहे हैं आपको। सस्टेन्ड विथ रिगार्ड टू एनी ऑफेंस, कोई गुनाह किया था पुराने एक्ट में, कमिटेड एज अपोज टू एनी लेजिस्लेशन, और इट शेल नॉट अफेक्ट एनी इंक्वायरी, लिटिगेशन, लिटिगेशन यानी केस वगैरह, केस फाइल किए थे, रेमेडी with regard to such claim, privilege, debt or responsibility or any inquiry, litigation or remedy may be instituted, continued or insisted। ठीक है, तो पुरानी जो चल रही थी चीजें, जैसे अभी भी कोई समझो मेरे ऊपर केस चल रहा है पुराने वैट के रूल्स के हिसाब से, वैट के एक्ट के हिसाब से, पुराना सर्विस टैक्स का मेरा कोई केस पेंडिंग है, तो वो अभी भी चलते रहेगा, वो इंक्वायरीज चलते रहेगी, वो केसेस अभी भी चलते रहेंगे। ठीक है, तो लिटिगेशन भी जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं। नए लिटिगेशन मिलेंगे तो वो नए के हिसाब से होंगे, भले लिटिगेशन किया कब का था, नया नया कुछ गड़बड़ मिलेगी तो वो नए हिसाब से होंगे। जैसे यहाँ पे अपने को गड़बड़ छपड़ी, बट वो थी पहले की, तो ऐसे केस में उसमें अब नए रूल्स के हिसाब से सजा होगी। लेकिन जो यहाँ की थी और यहीं पे वो छपड़ गई थी, तो उसमें सजा चल रही है, अभी उसकी प्रोसीडिंग्स चालू ही है, तो उसमें अभी भी पुराने के हिसाब से प्रोसीडिंग्स चलते रहेगी। ठीक है, तो ऐसा है। तो ये तब तक रहता है जब तक इसके विपरीत नहीं है, लेकिन अगर विपरीत होगा, कहीं लिख दिया है कोई लॉ में कि नहीं ये जितने भी पुराने केसेस है दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू ट्रिब्यूनल, तो वैसा होगा। ठीक है, कुछ नहीं लिखा है तो ये रूल्स चलते हैं, जनरल रूल्स। ठीक है, ये जो मैंने सर फोड़ फोड़ के आपको बताया, इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस हिरेंद्र पाल सिंह, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेन एवर एन एक्ट इज रिपील्ड इट मस्ट बी कंसिडर्ड एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड, कभी वो था ही नहीं। ऑब्जेक्ट ऑफ रिपील इज टू ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट यानी खत्म कर देना पूरी तरह से, नेस्तनाबूद कर देना, फना कर देना, स्वाहा कर देना, द एक्ट फ्रॉम स्टैट्यूटरी बुक्स एक्सेप्ट फॉर सर्टेन पर्पसेस एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 6। तो सिर्फ ये 5 पॉइंट जो सेक्शन 6 के बताए गए हैं उतने के लिए पुराना एक्ट काम करेगा, बाकी सब खत्म हो चुका है मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है। इसके बाद 6A पढ़ने के पहले मैं और एक वर्ड बता देता हूं, यहाँ पे मेरे को किसी का एक डाउट आया था, तो मैं बता देता हूं यहाँ पे ये वर्ड्स ऐसे क्यों लिखे हैं कि ये हियर द कौन कौन सी डेफिनेशन जो दी गई थी कि द वर्ड्स एक्सप्रेशन एफिडेविट इमूवेबल प्रॉपर्टी ये सब जो है शेल अप्लाई, ईयर अप्लाई ऑल्सो, ऑल्सो वर्ड क्यों लिखा है? ऑल्सो यानी क्या इसके पहले वालों को भी लगेगी क्या? तो नहीं, ये कब बना है तो आप सोच के देखो, ये बना कब है? 1897 में बना है। ठीक है, 1897 में ये एक्ट बना है, तो कोई भी साधारण व्यक्ति क्या बोलेगा कि इसके बाद ये डेफिनेशन लगेगी, लेकिन अब ये क्या बोल रहे हैं
ये बोल रहा है कि नहीं 1868 के भी एक्ट्स को, सेंट्रल एक्ट्स को, और 1887 के भी सेंट्रल एक्ट्स को, रेगुलेशंस को ये डेफिनेशंस लगेगी। मींस शैल अप्लाई आल्सो टू दिस, मींस इसके बाद भी ये लगने लगेगी। अगर ये नहीं लिखा होता तो क्या होता, यहां बनाया एक्ट तो इसके बाद से डेफिनेशन लगाई होती, ठीक है। लेकिन ये लिखना इसीलिए यहाँ पे जरूरी था, ऑल्सो वर्ड इसीलिए दिखेगा, इनफैक्ट यहाँ भी दिखेगा आपको। तो शेल ऑल्सो अप्लाई, तो ये लगेगा, ऑल्सो वर्ड का ये मतलब निकल के आता है, ठीक है। तो ये एक डाउट था किसी का, तो ये लाइव बैच में नहीं, कोई वीडियो बैच का कोई स्टूडेंट था, उसका डाउट आया है, तो उसको डाउट मेरे को सॉल्व करना था, तो मैंने उसको बोला था कि रिपील का एक वीडियो डालूंगा, उसके साथ में बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपकी बैच से जो लाइव बैच चालू है उनसे ये डाउट नहीं था। ये डाउट किसका था, तो कोई पुराना स्टूडेंट है जिसने ऑलरेडी वीडियो ले चुका है, तो उसमें भी मैंने ये ऑल्सो वर्ड को शायद उतना डिटेल में नहीं बताया था, बट अच्छा है आपने ऐसा अगर डाउट पूछा, तो उससे समझ में आता है कि हाँ आपको यहाँ पे गड़बड़ हुई। तो ऑल्सो का मतलब क्या है वहां पे, ऑल्सो का मतलब है कि ये इवन पुराने लॉ को लग रहा है, तो ऑल्सो का वर्ड वही है, मतलब वही है। तो ऑल्सो वर्ड का मतलब है कि उस तारीख के बाद लगेगा, ठीक है। भले ये एक्ट तो और बाद में आया, तो एक्ट कब आया था आपका, एक्ट आया यहाँ पे, बट फिर भी इट विल अप्लाई ऑल्सो टू यहाँ पे भी लगेगा, तो ये बोलने का मतलब है इसका, ठीक है। तो ऐसा है, और जहां ऑल इंडियन लॉज लिखा है वहां तो सबको लगेगा, ठीक है। तो फिर से एक बार सेक्शन 6 को मैं रिवाइज करा देता हूं। इफेक्ट ऑफ रिपील, रिपील का मतलब होता है एक्ट पूरी तरह से खत्म हो चुका है, नेस्तनाबूत हो चुका है, फना हो चुका है, वो कभी था ही नहीं ऐसा मान लिया जाएगा, इट नेवर एग्जिस्टेड एट ऑल। बट सिर्फ 5 चीजों के लिए ये वैलिड रहता है, ये चालू रहता है अभी भी। कौन कौन सी चीजों के लिए, पहली चीज, टू इट विल नॉट रिवाइव एनीथिंग एनफोर्स, जो हो चुका है, एनीथिंग नॉट एनफोर्स, एनीथिंग नॉट एनफोर्स जो चालू नहीं था उस टाइम पे और प्रिवेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड जब रिपील था, विच रिपील इज अफेक्टेड, तो वहां पे वो रिवाइव नहीं करेगा। दूसरी चीज, इट विल नॉट अफेक्ट द प्रायर मैनेजमेंट, जो पहले हो चुका है मैनेजमेंट, दैट विल नॉट बी अफेक्टेड। तीसरी चीज, इट विल नॉट अफेक्ट एनी क्लेम्स, प्रिविलेजेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेट्स वगैरह वगैरह, डेटर क्रेडिटर। फिर इट विल नॉट अफेक्ट एनी पनिशमेंट, फॉरफीचर, पेनल्टी, यहाँ पे भी एग्जाम्पल लिख के रख सकते हैं आप, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस हुआ था, इन प्रोस्पेक्टस, और पेनल्टी ली गई थी अंडर कंपनीज एक्ट 1956, तो दैट इज परफेक्टली वैलिड। और आखिरी है, इट विल नॉट अफेक्ट एनी इंक्वायरी, पुरानी जो इंक्वायरीज है, लिटिगेशन है, वो चलते रहेंगे। तो जैसे मेरा वैट का कोई लिटिगेशन चल रहा था, तो वैट का वो लिटिगेशन अभी भी वैसा ही चलता रहेगा, ठीक है। तो जीएसटी आ जाने से इसका ये मतलब नहीं कि वो खत्म हो गया, ठीक है। तो ऐसा है, तो अभी भी आ रहे हैं लोगों को सर्विस टैक्स के नोटिस आ रहे हैं। सर्विस टैक्स के नोटिस क्यों आ रहे हैं, उस टाइम के हैं, और वो उस टाइम के लॉ के हिसाब से है, तो उतने चीज के लिए वो वैलिड रहेगा, ठीक है। उसका असेसमेंट अभी कंप्लीट होगा। फिर रिपील ऑफ एक्ट मेकिंग टेक्सचुअल अमेंडमेंट्स इन एक्ट और रेगुलेशन, ये मैं पूरा वर्ड वर्ड टू वर्ड पढ़ के नहीं बताता, आपको आसान शब्दों में बता देता हूं। जैसे कि आपको याद होगा कि कंपनीज एक्ट में है 2013 में एक दिया गया है सेक्शन नंबर 125, किससे डील करता है सेक्शन नंबर 125, सेक्शन नंबर 125 डील करता है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड से। तो ये जो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड बनाया गया है, इसमें आप अगर उसको पढ़ते हैं सेक्शन 125 को, तो उसमें अंदर में ये लिखा है कि इसमें जो पुराने कंपनीज एक्ट का 1956 का जो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड का पैसा होगा, दैट विल बी डिपॉजिटेड इन दिस फंड। अब बताओ, ये एक्ट हट गया 1956, तो क्या आप इसके जगह 2013 पढ़ोगे क्या आप, तो नहीं, यहां पे तो उसका पर्पस ही है। क्या पर्पस है उसका, उसका पर्पस है कि वो 1956 से रखना चाहते हैं, यानी ये एक्ट बन गया, इसके बाद एक नया फंड बनाया गया, बट पुराने फंड में तो पैसा जमा है ना, वो फंड का पैसा यहाँ पे जमा करना है, इसीलिए उन्होंने लिखा है 1956 का एक्ट। तो 1956 का एक्ट लिखा है तो भी ये पूरी तरह से वैलिड रहेगा, ठीक है। तो ये पुराने एक्ट का रेफरेंस आता है, पुराने एक्ट में समथिंग 205 ए करके सेक्शन था, अब वो इतना पुराना हो चुका है कि अब
आपको भी ध्यान नहीं रहेगा, आपको भी पूछा नहीं जाएगा, और हम लोग का भी थोड़ा, अब क्या नए इसमें हम इतने अच्छे से घुल मिल जाते हैं, तो इवन सेक्शंस पूरे पुराने वाले जो है वो धीरे धीरे भूलते जाते हैं। हो गया ना, अभी 8 साल हो रहे हैं, तो फर्क पड़ता है। 8 साल हो गए पुराने एक्ट को जाके, फिर भी 205 वगैरह ऐसा कोई सेक्शन था, 205 ए। ठीक है, तो वो सेक्शन अभी भी रखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि वो वाले सेक्शन में जो फंड बनाया गया था, वो फंड का पैसा ये वाले फंड में डालना है। तो यहाँ पे इसका एम ही वो है कि ये वो वाले फंड को ही बोलना चाह रहे हैं, यानी ये पुराने एक्ट की ही बात करना चाह रहे हैं, वही चीज यहाँ पे लिखी है। repeal of act making textual amendment in act or regulation where any act, central act or regulation made after the commencement of this act repeals any enactment by which the text of any central act or regulation was amended by express omission, insertion, substitution of matter, then unless a different intention appears, the repeal shall not affect the continuance of any such amendment made by an enactment so repealed and in operation at the time of such repeal। ठीक है, तो मतलब वही है कि यहाँ जबरदस्ती जानबूझ के पुराना लिखा हुआ है, तो ये वैसा ही रहेगा। ठीक है, इससे ही अपोजिट एक सेक्शन है 8, वो देखते हैं अभी अपन। ठीक है, रिवाइवल ऑफ रिपील्ड एनेक्टमेंट, जो रिपील कर दिए थे क्या आप रिवाइव कर सकते हैं? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ ये एक ही पॉइंट बोलता है कि आपको रीजन देना पड़ेगा, रीजन बताओ और आप उसको रिवाइव कर सकते हैं, फिर से चालू कर सकते हैं। In any central act or regulation made after the commencement of this act, if it shall be necessary for the purpose of reviving, revive करने के लिए जरूरी होगा either wholly or partly any enactment wholly or partly repealed expressed to state that purpose। तो जरूरी है कि पर्पस बताओ, रीजन बताओ क्यों आप उसको रिवाइव कर रहे हैं। This section applies to all central acts made after the 3rd January 1968 and to all regulations made after 14th day of January 18 87। यहाँ कुछ गड़बड़ हुई, 1968 नहीं आना चाहिए था, 1868 ही आना चाहिए, गलती से 1968 आया है, इसको चेंज कर लो, 1868 ही आना चाहिए। ठीक है, होता है कभी, तो ऐसा है। अब देखो ये बोला है, ये अब 6A के विपरीत है। 6A क्या बोल रहा है? जहां पे हमने जानबूझ के पुराना एक्ट का रेफरेंस लिखा है, तो वो वैसा ही रहेगा, वो आप चेंज नहीं करोगे। 8 क्या बोलेगा? 8 बोलेगा आप चेंज कर दोगे। जैसे कि एक सेक्शन है, सेक्शन 115 जेबी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो ये इनकम टैक्स एक्ट का 115 जेबी है। ये क्या बोलता है? ये बोलता है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स के बारे में। जैसे आपने इंटरमीडिएट लेवल पे ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स पढ़ा है, वैसे ही मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स होता है जो कंपनीज के ऊपर लगता है, कॉर्पोरेट टैक्सेशन। ठीक है, तो ये 115 जेबी क्या बोलता है? आप टैक्स भरोगे एज पर बुक प्रॉफिट कंप्यूटेड अंडर कंपनीज एक्ट, और यहां अभी भी लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट 1956। तो 1956 में जो बुक्स बनती थी वो तो शेड्यूल 6 के हिसाब से बनती थी, अब तो ये रहा ही नहीं। तो अब क्या टैक्स पुराने इसके हिसाब से बना के भरोगे? तो आंसर है नहीं। यहां पे क्या लग जाएगा? अब यहां पे लगेगा आपका कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो यहाँ के जो शेड्यूल 3 है वो लगेगा, अपने आप मान लोगे, क्योंकि ये क्या है, ये जानबूझ के रखा वाला केस नहीं है, ये तो गलती से छूट गया। इन्होंने एक्चुअली इनकम टैक्स एक्ट में अमेंड करना चाहिए बट नहीं किया। यहाँ पर्पस क्या है, आपको इसीलिए पर्पस देखना जरूरी होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द अमेंडमेंट। जैसे यहाँ पे 6A में जो पर्पस है उसका, वो क्या है? 6A में उसका पर्पस है कि वो रखना ही वो चाहते हैं, 1956 एक्ट का ही रेफरेंस देना चाहते हैं, वो वही बोलना चाहते हैं कि वो वाले एक्ट में जो फंड बना था वो फंड यहाँ पे ट्रांसफर किया जाए। बट यहाँ पे वो ऐसा नहीं बोलना चाहते, यहाँ पे वो सिर्फ बोलना चाहते हैं कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो आपका प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आपका इधर आना चाहिए। तो कंपनीज एक्ट में प्रॉफिट कौन सा लगेगा अब आपको? तो अब आपको कंपनीज एक्ट का जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट एज पर 2013 एक्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, अब 1956 का एक्ट नहीं चलेगा। ठीक है, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली 1956 बोला है उन्होंने। क्यों बोला है? क्योंकि वो चाहते हैं वैसा, सेक्शन 205 तो ये मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये आप एक बार चेक कर लेना 205 ए है क्या। अब मैं नेट वगैरह चालू नहीं करता, बट आपको एक बार चेक कर लेना है। ठीक है, क्या है, मेरे को इस पे अलग से नेट चालू करना पड़ता है, इसमें मैं नेट जनरली बंद रखता हूँ, तो आप देखोगे इसमें बंद है। ठीक है, तो ठीक है,
हाँ, तो आप एक बार देख लेना जहां तक 205 अ है, ठीक है। तो आपको यहां भी दिख जाएगा कंपनीज एक्ट, पुराना आपको एक्ट खोलने की जरूरत नहीं है, आपको क्या सेक्शन 125 पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 125 में दिया है पुराने एक्ट में जो सेक्शन 205 ए में बनाया गया फंड था, वो फंड भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा इन दिस इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, ठीक है। तो ऐसा है। तो सेक्शन 8 क्या बोलता है? सेक्शन 8 बोलता है कि जो आपने रिपील्ड एनेक्टमेंट के जो कई प्रोविजंस लिखे रह गए हैं, छोड़ दिए हैं, तो उसको आप नए एक्ट को पढ़ोगे, वहां पे आप नया एक्ट पढ़ोगे। तो 6A और 8 दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, विपरीत है, ठीक है। तो वही दिया है। तो जल्दी जल्दी एक बार पढ़ लेते हैं। वेयर दिस एक्ट और सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट रिपील्स एंड री एनेक्ट्स विथ और विदाउट मॉडिफिकेशन एनी प्रोविजंस ऑफ फॉर्मर एनेक्टमेंट, then references in any other enactment or in any other instrument of the to the provisions so repealed shall, unless a different intention appears, be construed as reference to the provisions so re-enacted। देखो यहाँ पे अब ये वर्ड्स एक्चुअल वर्डिंग्स ऑफ द एक्ट दिए, आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो याद रखो, और उस हिसाब से आपको जो भी अगर केस स्टडीज आती है तो वैसा लिखना पड़ेगा। वैसे इन पे क्वेश्चंस आने के चांस नहीं है, आपको सेक्शन 6 आएगा, 6A 7 8 इन पे क्वेश्चंस आने के चांस कम है, बट फिर भी आपको समझना इंपॉर्टेंट है, इसको रटने के पीछे मत जाओ, ठीक है। फिर आगे दिया है वेयर बिफोर द 15th डे ऑफ अगस्त 1947, कुछ खास दिन आपको याद आ रहा है? तो हाँ, इंडिपेंडेंस डे। एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूके, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट, रिपील्ड एंड रीएनेक्टेड विद और विदाउट मॉडिफिकेशन, सेम चीज बोला है बाकी। एनी प्रोविजन ऑफ द फॉर्मर एनेक्टमेंट देन any reference in any central act or in regulations or instrument to the provisions so repealed shall, unless a different intention appears, be construed as reference to the provisions of so re-enacted। तो नए एक्ट के आप वहां पे रेफरेंस ले लोगे। जैसे 115 जेबी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि आप प्रॉफिट निकालोगे एज पर कंपनीज एक्ट 1956, लेकिन 1956 का एक्ट खत्म हो गया, तो क्या आप फिर भी अभी उसके हिसाब से प्रॉफिट निकालोगे? तो नहीं, वहां आप अपने आप 2013 का एक्ट पढ़ लोगे, ठीक है। तो 6A इसका अपोजिट था। 6A बोलता है जब स्पेसिफिकली वहां पे लिखा गया है, टेक्सचुअली लिखा गया है अमेंडमेंट के द्वारा या किसी भी प्रकार से, तो ये अमेंडमेंट के द्वारा यहाँ लिखा गया है कि जब आपने 2013 का एक्ट देखे, उसमें जो नई चीज आई 125, उसमें स्पेसिफिकली लिखा गया है कि ये वाला जो एक्ट है, ये एक्ट का जो फंड है वो इधर पे लाना है 205A सेक्शन का, ठीक है। ये आप देख लेना, वही है 99%, 99.99% वही है, सेम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लेकिन लिखा हुआ नहीं है। एग्जाम्पल सेम दिया है इन सेक्शन 115 जेबी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट्स, तो बुक प्रॉफिट वहां कैलकुलेट होते हैं। द कंपनीज एक्ट 1956 इज रिक्वायर्ड टू बी रेफर्ड with the advent of companies act 2013, the corresponding change has not been made in section 115 jb, बदलाव करना रह गया of the income tax act on referring of section 8 of general clauses act, book profit to be calculated under section 115 jb of the income tax act will be now as per companies act 2013, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 8 बोलता है कि जब पुराना गलती से रह गया तो आप उसकी जगह नया पढ़ोगे, ठीक है। तो ऐसा है। इसके बाद के रूल्स पूरे एक सिमिलर हैं, तो इसको मैं एक साथ अगले लेक्चर में पूरे कवर करूंगा, ठीक है। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, थैंक यू।